हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। इंस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्टिकल फिजिक्स में क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स पढ़ा था और वहाँ हमने एलिमेंट्री पार्टिकल्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, जिसमें दो पार्ट में पार्टिकल्स को क्लासिफाई किया था, लेप्टॉन्स और हेड्रॉन्स। लेप्टॉन्स वे जो वीक इंटरेक्शन को फॉलो करते हैं और हेड्रॉन्स वे जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को फॉलो करते हैं। लेप्टॉन्स में हमारे पास 6 लेप्टॉन्स थे और 6 एंटी लेप्टॉन्स थे। इस ग्रुप में जो भी पार्टिकल है उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम होती है। प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़? मास, स्पिन। तो स्पिन इन पार्टिकल्स की सेम होती है, हालांकि मास सेम नहीं होता। मैंने कहा मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर सेम। तो जितने भी ग्रुप्स हमने बनाए, जैसे हाइपरॉन्स की प्रॉपर्टीज सेम होती है। स्ट्रेंज पार्टिकल है पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, स्पिन इनकी हाफ मल्टीपल है, फर्मियोन्स हैं, इस तरीके से। और इसके बाद अगर हम बात करें न्यूक्लियॉन्स की, तो न्यूक्लियॉन्स में नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल है न्यूक्लियॉन्स, इनकी स्पिन हाफ होती है। और अदर प्रॉपर्टीज़ भी, मास भी इनका ऑलमोस्ट सेम होता है। तो जो भी हमने ग्रुप्स बनाए थे, उन ग्रुप्स में जितने भी पार्टिकल्स थे उन सब की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती है। इस वजह से ये वाला जो क्लासिफिकेशन था वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए सही क्लासिफिकेशन था। एलिमेंट्री, हालांकि हेड्रॉन्स हैं, वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है, ये मोर फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं, जिनको हम क्वार्क्स कहते हैं। आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वार्क्स के बारे में भी। फिलहाल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या क्या डिसिमिलरिटीज़ है। तो पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स। तो बेसिकली पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स है और उनके एंटी पार्टिकल्स हैं, उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ है। सिमिलरिटीज़ क्या है कि जो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल है उनका मास, उनकी स्पिन और लाइफ टाइम, ये सिमिलर होते हैं। तो हैव सेम मास, स्पिन एंड लाइफ टाइम। तो एवरेज लाइफ टाइम पार्टिकल का जितना होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की बात करें तो इन दोनों का मास सेम है, स्पिन दोनों की हाफ है, स्पिन हाफ पार्टिकल है, और लाइफ टाइम भी दोनों का सेम है। सेम मीन्स अगर एक बार पॉजिट्रॉन बन गया तो वो पॉजिट्रॉन ही बना रहेगा फ्री स्पेस में, अगर वो है तो इनफाइनाइट इसका लाइफ टाइम है। इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम इनफाइनाइट स्टेबल पार्टिकल है। क्यों स्टेबल पार्टिकल है? जब हम कंजर्वेशन लॉज पढ़ेंगे तब हम इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो इनको डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? तो कैन बी डिस्टिंग्विश बाय। तो सबसे पहले हम देखें चार्ज से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन कुछ पार्टिकल्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो उनके एंटी पार्टिकल भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे, तो उनको कैसे डिस्टिंग्विश करें? तो उसके लिए तरीका है मैग्नेटिक मूवमेंट। कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनका मैग्नेटिक मूवमेंट, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का मैग्नेटिक मूवमेंट होता ही नहीं है, यानी उन पे चार्ज जीरो होता है और इंटरनल स्ट्रक्चर उनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। तो उनको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? तो मैग्नेटिक मूवमेंट के बाद हेलिसिटी से
कैन बी डिस्टिंग्विश बाय चार्ज, मैग्नेटिक मोमेंट एंड हेलिसिटी। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जैसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पार्टिकल और एंटी पार्टिकल है, तो उनको चार्ज से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस और पॉजिट्रॉन पे चार्ज प्लस, अपोजिट चार्ज। लेकिन अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन को चार्ज से डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है और एंटी न्यूट्रॉन भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। तो इसको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? तो न्यूट्रॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, दे आर न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। तो कौन कौन से क्वार्क से मिलके बना हुआ है, जब हम क्वार्क स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। लेकिन जो क्वार्क्स है वो फ्रैक्शनली चार्ज्ड पार्टिकल है, और ये क्वार्क्स है वो इनसाइड द न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। हालांकि टोटल चार्ज न्यूट्रॉन का 0 है, लेकिन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है कि इस न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट एग्जिस्ट करेगा, और मैग्नेटिक मूवमेंट न्यूक्लियर फिजिक्स में हम देखेंगे कि मैग्नेटिक मूवमेंट न्यूट्रॉन का कितना होता है। बट अगर मैग्नेटिक मूवमेंट एग्जिस्ट करता है तो जो इसका एंटी पार्टिकल होगा, एंटी न्यूट्रॉन, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट अपोजिट होता है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट अपोजिट होगा। तो न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट अपोजिट होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट से इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, चार्ज से इनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। हालांकि पेरिटी से भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि जो बोसोन पार्टिकल्स हैं और एंटी बोसोन पार्टिकल्स हैं उनकी पेरिटी सेम होती है। बोसोन एंड एंटी बोसोन्स हैव सेम पेरिटी, फर्मियोन्स एंड एंटी फर्मियोन्स हैव अपोजिट पेरिटी। तो पेरिटी से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, फर्मियोन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बट बोसोन पार्टिकल्स को पेरिटी से डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल को। तो मैग्नेटिक मोमेंट न्यूट्रॉन्स का और एंटी न्यूट्रॉन्स का अपोजिट होता है। लेकिन अगर मैं न्यूट्रिनो की बात करूं तो न्यूट्रिनो इज स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल, इट इज एलिमेंट्री पार्टिकल, इसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, इस पे चार्ज 0 होता है। तो इसको हम चार्ज से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते न्यूट्रिनो को, इसका कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि चार्ज न तो अंदर में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और टोटल चार्ज भी इसका कितना होता है 0। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है, इसलिए मैग्नेटिक मूवमेंट से भी न्यूट्रिनो को डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो को डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हेलिसिटी से इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हेलिसिटी क्या है? बेसिकली जब न्यूट्रिनो का जो पाथ होता है वो हेलिकल पाथ होता है, और अगर हेलिकल पाथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो हम कहते हैं कि उसकी हेलिसिटी कितनी होती है +1, और अगर हेलिकल पाथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो हेलिसिटी कितनी -1। तो हेलिसिटी में हम क्या देख सकते हैं, फॉर क्लॉकवाइज हेलिकल पाथ हेलिसिटी इज इक्वल टू +1। ये हेलिसिटी क्वांटम नंबर है, +1 इसकी वैल्यू होगी क्लॉकवाइज हेलिकल पाथ की। और जो एंटी न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो हैज हेलिसिटी +1। एंटी न्यूट्रिनो हेलिसिटी +1। इसका मतलब क्या है, एंटी न्यूट्रिनो का जो पाथ होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हेलिकल पाथ होगा। इन द सेम वे फॉर एंटी क्लॉकवाइज हेलिकल पाथ हेलिसिटी विल बिकम्स -1। एंटी क्लॉकवाइज हेलिकल पाथ के लिए हेलिसिटी -1 असाइन की गई है, और
जो न्यूट्रिनो है इसकी हेलिसिटी होती है -1। न्यूट्रिनो हैज हेलिसिटी इज इक्वल टू -1। इसका मतलब जब न्यूट्रिनो का जो पाथ है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हेलिकल पाथ, इस तरीके से वो चलता है। तो हेलिसिटी से पार्ट न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। तो इस तरीके से पार्टिकल और एंटी पार्टिकल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये तरीके हैं। और इनमें सिमिलरिटीज मैंने तुम्हें बताई, जो भी पार्टिकल है और एंटी पार्टिकल है उनका मास सेम होगा, उनकी स्पिन सेम होगी और उनका लाइफ टाइम सेम होगा। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंजर्वेशन लॉज। तो कंजर्वेशन लॉज पार्टिकल्स की जो रिएक्शन होती है, एक पार्टिकल अगर स्टेबल है तो उसका डीके नहीं होगा फ्री स्पेस में, अगर पार्टिकल स्टेबल नहीं है और वो फ्री स्पेस में है तो उसका डीके होगा। तो डीके होगा तो उसका डीके कौन से पार्टिकल्स में होगा, इसके लिए कुछ कंजर्वेशन लॉज उसको फॉलो करने पड़ेंगे। और कौन से इंटरेक्शन के थ्रू उसका डीके होगा, या फिर अगर कोई दो पार्टिकल मिलके अदर पार्टिकल्स बनाते हैं तो वो रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए कुछ रूल्स उनको फॉलो करने होंगे। तो कंजर्वेशन लॉज अगर हम देखें तो कंजर्वेशन लॉज दो तरीके के होंगे। कौन कौन से? तो दो पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है। तो पहला पार्ट इसके अंदर है यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉज। यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉज और दूसरे हैं अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज। तो यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉज वे कंजर्वेशन लॉज होंगे जो किसी भी रिएक्शन के लिए पार्टिकल्स को फॉलो करना आवश्यक है। अगर पार्टिकल इन यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉज को फॉलो नहीं करेंगे तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, अलाउड नहीं होगी। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे ही आते हैं कि कुछ रिएक्शंस दे दी और ये पूछ लिया कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो हमें पॉसिबिलिटी के लिए सबसे पहले चेक करना पड़ेगा यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉज। और यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉज अगर पार्टिकल्स फॉलो करते हैं, जितने भी यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉज है अभी हम देखेंगे कौन कौन से हैं, वो अगर फॉलो करते हैं तो रिएक्शन पॉसिबल होगी। फिर दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का पूछा जाता है कि इस ये रिएक्शन जो पॉसिबल हो रही है ये कौन से इंटरेक्शन के थ्रू पॉसिबल हो रही है। तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन तो होगा नहीं, इंटरेक्शन जो होगा वो या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा या फिर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा या फिर वीक इंटरेक्शन होगा। तो कौन से मोड के थ्रू ये रिएक्शन पॉसिबल है ये बताना होता है। तो उसके लिए हमें अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज से हम उसको बता सकते हैं। कैसे बताएंगे वो बाद में देखेंगे, पहले ये लॉज कौन कौन से हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉज में सबसे पहले है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। दूसरा इसके अंदर है मोमेंटम कंजर्वेशन लॉज। तो मोमेंटम में लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। इसके बाद चार्ज कंजर्वेशन लॉ। इसके बाद लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ। इसके बाद बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ। और CPT
कंजर्वेशन लॉ। तो सीपीटी का मतलब चार्ज कंजुगेशन, पेरिटी और टाइम रिवर्सल का कंबाइन ऑपरेशन। बेसिकली इसको सीपीटी थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, जब पहले हम अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज में चार्ज कंजुगेशन, पेरिटी और टाइम रिवर्सल पढ़ेंगे। इसके बाद इसका कंबाइन ऑपरेशन हम देखेंगे। तो ये जो कंजर्वेशन लॉज है, ये यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉज है, इनको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज में कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आइसो स्पिन कंजर्वेशन लॉ, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आई से। इसके बाद थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं I3 से। बेसिकली ये क्या है, आइसो स्पिन को हम डिफाइन करेंगे क्या होती है, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और ये आइसो स्पिन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट स्पेस में रिप्रेजेंट की जाती है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। और इस वेक्टर क्वांटिटी का किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसको हम कहेंगे आइसो स्पिन का थर्ड कंपोनेंट। एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है, जेड डायरेक्शन में भी हो सकता है, यानी किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, इसके अलावा और कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर इसका आइसो स्पिन का कंपोनेंट अगर हम ले लें तो उसको हम कहेंगे थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन। इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर है स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंजनेस को हम एस से डिफाइन करते हैं। इसके बाद पेरिटी, इसके बाद चार्ज कंजुगेशन, इसके बाद टाइम रिवर्सल, इसके बाद हाइपर चार्ज, जिसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम रिवर्सल को t से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज कंजुगेशन को c से रिप्रेजेंट करते हैं और पेरिटी को p से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट इसके अंदर है cp, चार्ज कंजुगेशन एंड पेरिटी। तो ये जो cp कंजर्वेशन लॉ है ये पहले यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉज की कैटेगरी में था, लेकिन के मेसन्स के डीके एक्सपेरिमेंट में देखा गया इस सीपी का वोलेशन, तो इसलिए इसको फिर अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज की कैटेगरी में रख दिया। हम सीपी वोलेशन को भी पढ़ेंगे। और अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉज को, ताकि तुम्हें पता लगने लग जाए कि किस तरीके से हम चेक करते हैं इन कंजर्वेशन लॉज को। तो सबसे पहले हम बात करें यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉज में एनर्जी कंजर्वेशन को। तो एनर्जी कंजर्वेशन बेसिकली कोई भी पार्टिकल है उसकी टोटल एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल एनर्जी जो होगी पार्टिकल की वो उसकी रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी।
तो रेस्ट मास एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के एडिशन के बराबर टोटल एनर्जी होगी। अब अगर मान लो तुम्हारे पास कोई रिएक्शन दी हुई है तो वो रिएक्शन फ्री स्पेस में तभी पॉसिबल होगी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के थ्रू अगर मास ऑफ रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली अगर रिएक्टेंस का मास प्रोडक्ट्स से ज़्यादा होगा तभी वो रिएक्शन एनर्जेटिकली फेवरेबल होगी, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हेवी मास पार्टिकल कैन डीके इनटू लाइट मास पार्टिकल। लाइट मास पार्टिकल का डीके हेवी मास पार्टिकल में कभी नहीं हो सकता। हम फ्री स्पेस में अगर हम बात करें तो अगर मैं कहूँ प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, तो इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो दिस रिएक्शन इज नॉट अलाउड इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में ये रिएक्शन अलाउड नहीं है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के तहत। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि मैंने तुम्हें सीरीज बताई थी, वो टेबल हमने बनाई थी, तो हमने कहा था कि न्यूक्लियॉन्स है और न्यूक्लियॉन्स में दो न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पहले आ रहा था, न्यूट्रॉन बाद में, और प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मास से थोड़ा सा कम होता है। तो न्यूट्रॉन इज हेवी मास पार्टिकल देन प्रोटॉन। तो अगर हम इसका मास देखें प्रोटॉन का तो वो कम है इन दोनों के कंबाइन मास से। इसका मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डीके नहीं कर सकता। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे वोलेट होगा। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन हम देखते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर। अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो बीटा डीके के दौरान ये रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन वो रिएक्शन क्यों पॉसिबल है? क्योंकि अगर प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो प्रोटॉन न्यूक्लियर फील्ड के इफेक्ट में प्रोटॉन इनिशियल मोमेंटम गेन करता है और उसकी वजह से उसका मास स्लाइटली इंक्रीज होता है। तो बेसिकली मास इंक्रीज होने का मतलब क्या है? इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर मान लो कोई पर्सन है, वो किसी लकड़ी के पट्टे को रस्सी से बांध के रोड पे खींच रहा है, तो उसको जो फोर्स है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? जो रोड है वो फील्ड प्रोवाइड करवा रही है किसको? इस लकड़ी के पट्टे को, जिसकी वजह से उसका मास हमें ज़्यादा लगता है। और इसी तरीके से अगर उसी लकड़ी के पट्टे को अगर हम पानी में डाल दें और फिर हम उसको खींचे तो पानी के द्वारा क्रिएटेड जो फील्ड है वो उसको अपथ्रस्ट देगा तो उसके द्वारा क्रिएटेड पोटेंशियल उसके मास को कम कर देगा। यानी कि फील्ड के इफेक्ट में पार्टिकल्स के मास होंगे वो चेंज हो सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रोटॉन है और सिस्टम अनस्टेबल है तो फिर बीटा डीके पॉसिबल होगा। तो बीटा डीके के दौरान क्या होगा? प्रोटॉन इनिशियल मोमेंटम गेन करेगा फील्ड के थ्रू और फिर उसका मास न्यूट्रॉन से स्लाइटली ज़्यादा हो जाएगा और उस केस में प्रोटॉन का डीके न्यूट्रॉन में हो सकता है। लेकिन ये रिएक्शन फ्री स्पेस में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हालांकि एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और बाहर निकलेगा, उसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे क्योंकि हम केवल यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन देख रहे हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन और साथ में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यस ये रिएक्शन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के तहत पॉसिबल होगी। क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन का मास जो है वो मैंने तुम्हें बताया 938 पॉइंट समथिंग और प्रोटॉन का मास इस न्यूट्रॉन के मास से कम है और इलेक्ट्रॉन का मास तो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो इन दोनों का एडिशन अगर हम करें
तो भी जो न्यूट्रॉन का मास है वो इन दोनों के एडिशन, मास के एडिशन से ज्यादा है, तो ये रिएक्शन एनर्जेटिकली फेवरेबल होगी, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करेगी। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के करस्पॉन्डिंग ये रिएक्शन फ्री स्पेस में पॉसिबल है। और इस एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से हम इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी भी शो कर सकते हैं। वाई इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का, अगर इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होगा तो इसका डीके इलेक्ट्रॉन के मास से कम मास के पार्टिकल्स में होगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन पहला पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन से कम मास किसका होता है? न्यूट्रिनोज का होता है। मैंने तुम्हें बताया था कि न्यूट्रिनो का मास, हालांकि जब हम इसका मास डिटेक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट से, तो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट अगर हमारे पास है तो न्यूट्रिनो का मास डिटेक्ट किया जाता है। इसका मास जो होगा वो कल भी हमने डिस्कस किया था, 15 से 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर के ऑर्डर्स का होता है, बहुत कम मास होता है, लेकिन ये मासिव पार्टिकल है। हम बीटा डीके, जब थ्योरी ऑफ बीटा डीके पढ़ेंगे तब डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लियर मास वो भी हम देखेंगे, किस तरीके, कौन से एक्सपेरिमेंट से हम इस न्यूट्रिनो के मास को पता कर सकते हैं, इसका इफेक्ट पता कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल है कैसे, तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन स्टेबल है तो इसका डीके लाइट मास पार्टिकल्स में हो सकता है, और लाइट मास पार्टिकल्स में अगर इसका डीके होगा तो न्यूट्रिनोज बाहर निकलेंगे, न्यूट्रिनोज बाहर निकलेंगे। अब कितने न्यूट्रिनोज निकलेंगे, वो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अगर न्यूट्रिनोज बाहर निकल रहे हैं तो यहां पे जो एक और यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ, उसका वोलेशन होगा। एनर्जी कंजर्वेशन का वोलेशन नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रिनोज प्लस प्लस बहुत सारे न्यूट्रिनोज निकल रहे हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन वोलेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन के करस्पॉन्डिंग ये रिएक्शन पॉसिबल है, नो प्रॉब्लम, बट चार्ज कंजर्वेशन इस रिएक्शन को अलाउ नहीं करता। इसका मतलब चार्ज कंजर्वेशन अगर किसी रिएक्शन को अलाउ नहीं करता, चार्ज कंजर्वेशन क्या है? यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ है। तो अगर कोई रिएक्शन किसी भी यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ को वोलेट करती है तो इसका मतलब वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन स्टेबल पार्टिकल है, वो अनस्टेबल नहीं है, उसका डीके नहीं हो सकता। ओके, तो इसके बाद अगर हम बात करें मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ की, तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ में हम लिख सकते हैं कि E इनिशियल इज इक्वल टू E फाइनल। E इनिशियल इज इक्वल टू E फाइनल। अगर कोई रिएक्शन में लिखूं A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस डी, तो यहां पे मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B शुड बी ग्रेटर देन मास ऑफ C प्लस मास ऑफ D। और यहां पे कुछ एनर्जी लिबरेट होगी, एनर्जी निकलेगी जिसको हम कहेंगे Q वैल्यू कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो टोटल एनर्जी जो होगी मींस इसकी रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का एडिशन, और इसकी रेस्ट मास और काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी रेस्ट मास और काइनेटिक एनर्जी, उनका एडिशन प्लस ये Q वैल्यू, ये मिला के इस वाली एनर्जी के बराबर होगी। तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, ये कंजर्वेशन लॉ को रिप्रेजेंट करेगा। और ये तभी पॉसिबल होगी जब ये Q वैल्यू पॉजिटिव होगी, और Q वैल्यू तभी पॉसिबल होगी जब मास ऑफ रिएक्टेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये था एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। इसके बाद हम दूसरा यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ लेते हैं जिसमें है मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ।
तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ में भी अगर हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ देखें तो P इनिशियल शुड बी इक्वल टू P फाइनल। और इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल देखें, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिहिलेशन, तो इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे गामा फोटोन बाहर निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिहिलेशन बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल, जो मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब एक दूसरे से मिलेंगे, पेयर बनाएंगे, तो मास बिल्कुल खत्म हो जाएगा और इन दोनों के मास इंटू सी स्क्वायर के बराबर की एनर्जी का फोटोन बाहर निकलेगा। यानी मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने का रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिहिलेशन। लेकिन अगर ये रिएक्शन अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे की तरफ आएंगे और सेंटर पे आके ये एनिहिलेट होंगे। तो इसका इनिशियल मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? 0। P इनिशियल इज इक्वल टू 0। और जब P इनिशियल इक्वल टू 0 और एक ही फोटोन यहां से बाहर निकल रहा है तो इसका मोमेंटम 0 नहीं होगा। ये फोटोन बाहर निकलेगा और इसका मोमेंटम कुछ होगा, तो मोमेंटम कुछ होगा, तो फाइनल मोमेंटम 0 नहीं, इनिशियल मोमेंटम 0 है। तो ये रिएक्शन मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ के करस्पॉन्डिंग अलाउड रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन वोलेट हो रहा है, तो लेकिन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिहिलेशन होता है। ये रियल लाइफ एग्जांपल है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में ये एग्जांपल देखा गया है। तो अगर हम इस रिएक्शन को ऐसे देखें, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू कन्वर्टेड इनटू 2 फोटोन। अगर 2 फोटोन क्रिएट हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन यहां से आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम बात कर रहे हैं, और जब ये एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो एक फोटोन इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा फोटोन इस डायरेक्शन में जा रहा है, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से रिजल्टेंट मोमेंटम प्रोडक्ट्स का क्या होगा? 0। इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0। तो इस केस में P इनिशियल क्या होगा? इक्वल टू P फाइनल। लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये रिएक्शन मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ एज वेल एज एनर्जी कंजर्वेशन लॉ दोनों के करस्पॉन्डिंग अलाउड रिएक्शन है। हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंस का मास है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट्स, मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को किसी भी रिएक्शन के लिए अगर तुम्हें चेक करना है तो केवल तभी चेक करना है जब रिएक्शन फ्री स्पेस में हो। ध्यान रहे, अगर रिएक्शन फ्री स्पेस में हो रही है तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ चेक करना बहुत जरूरी है। अगर किसी फील्ड के इफेक्ट में कोई रिएक्शन हो रही है तो एनर्जी कंजर्वेशन चेक करना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना इन द न्यूक्लियस ड्यूरिंग द बीटा डीके, तो ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है फील्ड के इफेक्ट में, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम प्रोटॉन गेन कर सकता है और उसका मास स्लाइटली इंक्रीज हो सकता है। तो उस वजह से ये डीके प्रोसेस, ये कन्वर्जन पॉसिबल होगा प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में। लेकिन अगर फ्री स्पेस में बात करें तो ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फॉलो होना चाहिए, हमें चेक करना जरूरी है फ्री स्पेस के लिए। अगर फ्री स्पेस नहीं दिया हुआ तो फिर ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ चेक करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट अपने पास है चार्ज कंजर्वेशन लॉ। चार्ज कंजर्वेशन लॉ में भी इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज बराबर होना चाहिए।
जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, तो Q इनिशियल शुड बी इक्वल टू Q फाइनल। तो Q इनिशियल क्या है? Q इनिशियल क्या है? Q इनिशियल रिएक्टेंस का टोटल चार्ज है, Q फाइनल प्रोडक्ट्स का टोटल चार्ज है। अगर रिएक्टेंस का और प्रोडक्ट्स का टोटल चार्ज बराबर है तो रिएक्शन पॉसिबल होगी चार्ज कंजर्वेशन लॉ के तहत। और इसके लिए अगर हम एग्जांपल देखें तो सबसे पहला एग्जांपल अगर मैं लूं, प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। तो ये रिएक्शन फ्री स्पेस में एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ वोलेट होगा फ्री स्पेस के लिए अगर ये रिएक्शन लिखी है तो। और न्यूक्लियर फील्ड के इफेक्ट में न्यूक्लियस के अंदर अगर ये रिएक्शन है तो ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। और ये रिएक्शन के अंदर अगर हम चार्ज देखें तो इस डायरेक्शन में टोटल चार्ज कितना है? +1। यहाँ पे चार्ज 0, यहाँ पे +1। तो Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल, इधर का टोटल चार्ज इधर के टोटल चार्ज के बराबर होगा। ये चार्ज है वो अल्जेब्रिकली एडिटिव क्वांटिटी है, अल्जेब्रिकली एडिशन होगा चार्ज का। रिएक्टेंस का चार्ज हम अल्जेब्रिकली ऐड करेंगे और प्रोडक्ट्स का चार्ज भी अल्जेब्रिकली ऐड करेंगे। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल अगर हम लें, न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन का चार्ज 0, प्रोटॉन का चार्ज +1 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1। तो अगर इनको ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज कितना? 0। तो Q इनिशियल भी 0 और Q फाइनल भी 0। तो ये रिएक्शन भी चार्ज कंजर्वेशन लॉ के करस्पॉन्डिंग अलाउड रिएक्शन है। लेकिन अगर हम आगे बात करेंगे, लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन यहाँ पे वोलेट हो रहा है, बेरियन नंबर कंजर्वेशन यहाँ पे अलाउड है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ और बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ को। बट ये रिएक्शन चार्ज कंजर्वेशन लॉ के तहत ये अलाउड रिएक्शंस हैं। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन अगर कन्वर्ट हो रहा है किस में? न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अगर डीके होना है तो अपने से लाइट मास पार्टिकल में ही डीके कर सकता है। और अगर वो लाइट मास पार्टिकल में डीके करेगा तो केवल और केवल पॉसिबिलिटी बनेगी न्यूट्रिनोज में डीके होने की। और अगर इलेक्ट्रॉन का डीके न्यूट्रिनोज में हो सकता है, पेयर ऑफ न्यूट्रिनोज में हो सकता है, तो यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन वोलेट हो जाएगा। ये रिएक्शन चार्ज कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग वोलेट होगी और ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन का डीके पॉसिबल नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल पार्टिकल है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ अपने पास है लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ। लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ में लेप्टॉन नंबर जो रिएक्टेंस हैं उनका लेप्टॉन नंबर और प्रोडक्ट्स का लेप्टॉन नंबर बराबर होना चाहिए, यानी Li इज इक्वल टू L फाइनल। और ये लेप्टॉन नंबर है क्या? जितने भी लेप्टॉन्स हैं उसको लेप्टॉन नंबर 1 असाइन किया हुआ है। यानी इलेक्ट्रॉन है, म्यूऑन है, टाउऑन है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यू न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो, इन सब के लिए लेप्टॉन नंबर कितना? 1। और इनके जो एंटी पार्टिकल्स है, पॉजिट्रॉन, म्यू प्लस टाउ प्लस, एंटी न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो ऑफ म्यू, एंटी न्यूट्रिनो ऑफ टाउ, इनको लेप्टॉन नंबर -1 असाइन किया गया है। और जितने भी नॉन लेप्टॉन पार्टिकल्स हैं उनका लेप्टॉन नंबर कितना? 0।
तो ये लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ अगर हम चेक करते हैं तो लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ कंजर्व फैमिली वाइज मीन्स जनरेशन वाइज हम कह सकते हैं। तो पहली जनरेशन में मैंने तुम्हें बताया था इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। तो लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लो, इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लो के लिए हम कहें Le इज इक्वल टू +1, Le इज इक्वल टू +1, लेप्टॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फैमिली इज इक्वल टू +1। किन किन पार्टिकल्स के लिए है? फॉर इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। और Le इज इक्वल टू -1 फॉर पॉजिट्रॉन एंड एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। तो ये इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर असाइन किए गए हैं इलेक्ट्रॉन फैमिली के लिए। और इसके अलावा जितने भी पार्टिकल Le इक्वल टू 0 फॉर अदर्स, जो पार्टिकल्स लेप्टॉन है या नहीं है सबके लिए, यानी म्यूऑन के लिए Le की वैल्यू 0, टाउऑन के लिए भी 0। तो ये इलेक्ट्रॉन फैमिली के लिए लेप्टॉन नंबर्स असाइनमेंट है। ऐसे ही म्यूऑन फैमिली के लिए अगर हम देखें तो Lmu इज इक्वल टू +1 फॉर म्यूऑन एंड म्यू न्यूट्रिनो ऐसे ही Lmu इज इक्वल टू -1 फॉर एंटी म्यूऑन, यानी म्यू प्लस एंड म्यू बार। इसके लिए म्यू लेप्टॉन नंबर है, उसकी वैल्यू कितनी? -1। और Lmu इज इक्वल टू 0 इज असाइंड फॉर अदर लेप्टॉन्स और नॉन लेप्टॉन्स, अदर पार्टिकल्स। सिमिलरली टाउ फैमिली के लिए अगर हम बात करें तो Ltau इज इक्वल टू +1 फॉर टाउऑन एंड टाउ न्यूट्रिनो। और Lto इज इक्वल टू -1 फॉर टाउ प्लस एंड एंटी टाउ न्यूट्रिनो। तो इसके लिए Ltau की वैल्यू कितनी? -1। और Ltau इज इक्वल टू 0 फॉर अदर्स। ओके, तो इस तरीके से हम लेप्टॉन नंबर असाइन करेंगे। फैमिली वाइज ये कंजर्व होने चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन फैमिली का लेप्टॉन है तो एंटी लेप्टॉन भी इलेक्ट्रॉन फैमिली का ही होना चाहिए। तो Le इनिशियल, तो कंजर्वेशन लॉज अपने पास क्या हो जाएगा? Le इनिशियल इज इक्वल टू Le फाइनल, Ltau इनिशियल इज इक्वल टू Ltau फाइनल, ऐसे ही Lmu इनिशियल इज इक्वल टू Lmu फाइनल। तो इस तरीके से ये फैमिली वाइज कंजर्व होने चाहिए, तभी रिएक्शन अलाउड होगी, अदरवाइज रिएक्शन अलाउड नहीं होगी। तो इसके अंदर अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स लें तो सबसे पहले हम बीटा डीके के एग्जाम्पल लें, बीटा प्लस डीके और बीटा माइनस डीके। तो अगर हम न्यूक्लियस के अंदर, अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल है और अनस्टेबिलिटी के कारण अगर उसका डीके हो रहा है बीटा डीके के थ्रू, तब अगर रिएक्शन हम लिख रहे हैं प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, प्लस साथ में निकल रहा है क्या? पॉजिट्रॉन। तो ये बीटा प्लस डीके की रिएक्शन है। इस रिएक्शन की बात करें तो ये न्यूक्लियस के अंदर होने वाली रिएक्शन है, न्यूक्लियर फील्ड के इफेक्ट में होने वाली रिएक्शन है। तो इसके लिए हमें एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के लिए वरी नहीं करना, क्योंकि ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। प्रोटॉन का मास हालांकि कम है, लेकिन वो इनिशियल मोमेंटम गेन करके इसका मास न्यूट्रॉन से ज़्यादा हो जाएगा न्यूक्लियस में, और इसका डीके न्यूट्रॉन में हो जाएगा।
लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ भी यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। अगर हम बात करें किसकी, प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में और पॉजिट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो चार्ज कंजर्वेशन लॉ भी वैलिड है। इस डायरेक्ट यहाँ पे रिएक्टेंस का चार्ज है +1, न्यूट्रॉन का चार्ज 0, पॉजिट्रॉन का चार्ज +1, तो इधर भी चार्ज +1, इधर भी चार्ज +1, तो चार्ज कंजर्वेशन यहाँ पे वॉयलेट नहीं हो रहा है। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ की, तो प्रोटॉन है, नॉन लेप्टॉन पार्टिकल है, नॉन लेप्टॉन पार्टिकल है तो इसका लेप्टॉन नंबर कितना, 0। न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन भी नॉन लेप्टॉन पार्टिकल है, इसका लेप्टॉन नंबर कितना, 0। तो एल की अगर हम बात करें तो ये 0, ये 0। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन क्या है, एंटी लेप्टॉन, तो एंटी लेप्टॉन को लेप्टॉन नंबर कितना असाइन होता है, -1, तो इसका लेप्टॉन नंबर -1। और अगर हम बात करें ये इलेक्ट्रॉन फैमिली का लेप्टॉन है तो Le देखेंगे हम, लेप्टॉन नंबर किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो ये रिएक्शन यहाँ पे रिएक्शन में जो रिएक्टेंस है उसका लेप्टॉन नंबर 0, Le की वैल्यू उसके लिए 0, और जो प्रोडक्ट्स है उसके लिए Le की वैल्यू देख रहे हैं तो कितना है, -1। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ, लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे ये रिएक्शन पॉसिबल होने के लिए एक और पार्टिकल का होना चाहिए, और वो कौन सा पार्टिकल होना चाहिए, वो लेप्टॉन होना चाहिए, और उसका लेप्टॉन इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर कितना होना चाहिए, +1। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर +1 और चार्ज साथ में कितना होना चाहिए, 0, सो दैट चार्ज कंजर्वेशन वॉयलेट ना हो। तो ऐसा पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो यहाँ पे आ गया तो चार्ज कंजर्वेशन भी वॉयलेट नहीं होगा, एनर्जी कंजर्वेशन वॉयलेट नहीं होगा क्योंकि ये फील्ड के इफेक्ट में रिएक्शन है, मोमेंटम कंजर्वेशन भी वॉयलेट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन देखें तो लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन भी यहाँ पे वॉयलेट नहीं होगा क्योंकि इसका लेप्टॉन नंबर कितना आएगा, +1, Le की वैल्यू +1। तो अब रिएक्टेंस के अंदर Le की वैल्यू 0, प्रोडक्ट्स के अंदर भी Le की टोटल वैल्यू कितनी, 0, और Le जो है या लेप्टॉन नंबर है वो अलजेब्रिकली एडिटिव क्वांटिटीज है, ये वेक्टोरली एडिटिव क्वांटिटीज नहीं है। अलजेब्रिकली एडिशन करेंगे, सिंपल एडिशन, जो भी नंबर्स है उनका सीधा ऐड कर दो, ओके। तो ये रिएक्शन तुम्हारे पास पॉसिबल होगी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लें, न्यूट्रॉन अगर कन्वर्ट हो रहा है किस में, प्रोटॉन में, और साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये रिएक्शन भी चार्ज कंजर्वेशन लॉ के करस्पॉन्डिंग वैलिड है, और ये रिएक्शन तो फ्री स्पेस में भी वैलिड रिएक्शन है क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फ्री स्पेस में यहाँ पे वॉयलेट नहीं हो रहा। तो चार्ज कंजर्वेशन लॉ और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ दोनों के करस्पॉन्डिंग ये रिएक्शन वैलिड है। मोमेंटम कंजर्वेशन भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। इसके बाद अगर हम लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन देखें तो इसका लेप्टॉन नंबर Le की वैल्यू यहाँ पे कितनी, 0। प्रोटॉन के लिए नॉन लेप्टॉन पार्टिकल है तो इसके लिए भी Le की वैल्यू 0। इलेक्ट्रॉन है तो Le = +1, और यहाँ पे रिएक्शन में लेप्टॉन नंबर कंजर्व नहीं है तो एक्स्ट्रा पार्टिकल यहाँ पे और होना पड़ेगा, और वो भी इलेक्ट्रॉन फैमिली का लेप्टॉन होना चाहिए जिसका लेप्टॉन नंबर कितना हो, -1 हो, और उस पर चार्ज कितना हो, 0 हो। तो ऐसा पार्टिकल कौन सा होगा, एंटी न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका लेप्टॉन नंबर कितना होगा, -1। तो अब अगर हम यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन देखें तो ये रिएक्शन अब अलाउड रिएक्शन है थ्रू लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ। और ऊपर वाले जितने भी कंजर्वेशन लॉ हमने पढ़े हैं ये रिएक्शन उन सभी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करती है। तो इस तरीके से हम लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ चेक कर सकते हैं। लेप्टॉन नंबर, चार्ज, ये क्वांटम ये जो नंबर है ये वेक्ट्रिकल अलजेब्रिकली एडिटिव क्वांटिटीज है, इसको वेक्टोरली ऐड नहीं करेंगे। जो भी चार्ज दिया हुआ है उन सब का अलजेब्रिक सम कर देंगे,
जो भी इलेक्ट्रॉन नंबर दिया हुआ है उन सब का अलजेब्रिक सम कर देंगे और आसानी से हम इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन और चार्ज कंजर्वेशन चेक कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर है बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ। तो बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ में नेक्स्ट कंजर्वेशन लॉ है। इसमें हम बेरियन नंबर चेक करेंगे। ये भी एक अलजेब्रिकली एडिटिव क्वांटिटी है। बेरियन नंबर कैसे असाइन किए गए हैं, जितने भी बेरियन हैं ऑल बेरियंस आर assigned as baryon number b is equal to +1। जितने भी बेरियंस हैं उनका बेरियन नंबर कितना असाइन किया हुआ है, +1। बेरियंस हमने देखे, बेरियंस बेसिकली फर्मियंस है। और कौन से फर्मियंस हैं, जिसमें न्यूक्लियॉन्स और हाइपरॉन्स हैं। न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और हाइपरॉन्स में सिग्माज, कैस्केड, ओमेगा और लेम्डा, ये सारे के सारे पार्टिकल्स हैं। तो अगर हम बात करें आगे, तो ऑल एंटी बेरियंस आर असाइंड as baryon number b is equal to -1 और all non baryon particles has baryon number 0। all non baryon कौन कौन से पार्टिकल है, सारे के सारे लेप्टॉन्स और सारे के सारे मेसोन्स, के मेसोन्स, पाई मेसोन्स और नीटा नोट, और साथ में इधर 3 फैमिलीज यहाँ पे लेप्टॉन्स की है, इलेक्ट्रॉन फैमिली, म्यूऑन फैमिली और टाउन फैमिली। तो ऑल नॉन बेरियंस आर हेज बेरियन नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं, हेज बेरियन नंबर b इज इक्वल टू 0। तो अगर ये तुम्हें पता है तो हम बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ देख सकते हैं। हमें रिएक्शन में क्या चेक करना है, bi इज इक्वल टू b फाइनल। अगर बेरियन नंबर रिएक्टेंट्स का टोटल बेरियन नंबर कैलकुलेट कर लें और प्रोडक्ट्स का टोटल बेरियन नंबर कैलकुलेट कर लें, दोनों का सम बराबर आए तो इसका मतलब बेरियन नंबर कंजर्व होगा, रिएक्शन बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ के करस्पॉन्डिंग पॉसिबल होगी। तो बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ हमने पढ़ा। जो रिएक्शन हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी, एक बार फिर से मैं उसको लिख दूं, प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन और व्हाट, पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। ये रिएक्शन है बीटा प्लस डीके की, और न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, ये बीटा माइनस डीके की रिएक्शन है। इसके साथ एक रिएक्शन और लिख सकते हैं इंटरनल कन्वर्जन की, बाद में डिस्कस करेंगे। प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, और साथ में यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। तो ये रिएक्शंस की अगर हम बात करें, इनमें अगर हम सारे के सारे कंजर्वेशन लॉज से करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले चेक करें एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो ये रिएक्शन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के करस्पॉन्डिंग फ्री स्पेस में पॉसिबल रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंस इज लेस देन मास ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन अगर न्यूक्लियर वेसिनिटी की बात करें, न्यूक्लियस के अंदर ये रिएक्शन हो रही है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल रिएक्शन होगी। तो ये रिएक्शन इसके लिए चार्ज, एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ अगर फील्ड के इफेक्ट में बात करें तो कंजर्व है। इसके बाद अगर हम चार्ज कंजर्वेशन लॉ देखें तो टोटल चार्ज
इधर की तरफ कितना होगा +1, और इस साइड में न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रिनो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, पॉजिट्रॉन पे चार्ज +1। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो चार्ज है वो +1 है, राइट हैंड साइड में भी टोटल चार्ज कितना +1। तो चार्ज कंजर्वेशन को वोलेट नहीं कर रही, चार्ज कंजर्वेशन लॉ के करस्पॉन्डिंग वैलिड है। इसी तरीके से लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ के लिए देखें तो लेप्टॉन नंबर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर 0, इसका इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर 0, इसका -1 और इसका +1। तो टोटल लेप्टॉन इलेक्ट्रॉन नंबर लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 और राइट हैंड साइड में भी 0। तो लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन है। इसके बाद बेरियन नंबर कंजर्वेशन इस रिएक्शन के लिए देखें तो प्रोटॉन क्या है बेरियन, और बेरियन नंबर इसका कितना होगा, ऑल बेरियंस आर असाइंड एज बेरियन नंबर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे प्रोटॉन का बेरियन नंबर 1 होगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देखें तो न्यूट्रॉन भी बेरियन है, इसका बेरियन नंबर +1। ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो ये लेप्टॉन्स हैं, नॉन बेरियन पार्टिकल है, तो इनका बेरियन नंबर 0। तो टोटल बेरियन नंबर लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में भी 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ के करस्पॉन्ड भी पॉसिबल है। तो ये रिएक्शन हम कह सकते हैं कि सारे के सारे यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉज को फॉलो करती है, इसलिए ये रिएक्शन अलाउड रिएक्शन है। इन द सेम वे इस रिएक्शन को भी हमने देखा था, चार्ज कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे वोलेट नहीं हो रहा, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ वोलेट नहीं हो रहा, ओके। लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ भी वोलेट नहीं हो रहा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर 1, एंटी न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर -1। तो टोटल लेप्टॉन इलेक्ट्रॉन नंबर 0 लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ देखें तो इसका बेरियन नंबर 1, इसका 1, इन दोनों का 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में बेरियन नंबर 1, राइट हैंड साइड में बेरियन नंबर 1। तो बेरियन नंबर कंजर्वेशन भी वोलेट नहीं हो रहा, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल है। इसके बाद इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन लॉ देखें, Q, तो Q यहाँ पे कितना है +1, यहाँ पे कितना है -1, इस साइड में देखें तो 0 और 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल चार्ज कितना 0, राइट हैंड साइड में टोटल चार्ज 0। तो रिएक्शन चार्ज कंजर्वेशन लॉ के करस्पॉन्डिंग वैलिड रिएक्शन है। इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर देखें, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर 0, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर +1, न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर 0 और न्यूट्रिनो का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर +1। तो दोनों साइड में लेप्टॉन इलेक्ट्रॉन नंबर +1 है, तो ये भी कंजर्व है, ये भी कंजर्व है। इसके बाद अगर बेरियन नंबर देखें तो प्रोटॉन का बेरियन नंबर +1, इलेक्ट्रॉन नॉन बेरियन है तो 0, न्यूट्रॉन बेरियन है तो बेरियन नंबर इसका 1 और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का बेरियन नंबर 0। तो बेरियन नंबर भी यहाँ पे कंजर्व है, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन भी अलाउड रिएक्शन होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ लास्ट वाला है वो है CPT कंजर्वेशन लॉ। C का मीनिंग यहाँ पे चार्ज कंजुगेशन से है, P का मीनिंग यहाँ पे पेरिटी से है और T का मीनिंग टाइम रिवर्सल। तो ये इनको अलग अलग अगर हम देखें तो ये सारे के सारे अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज में है। तो पहले हम अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद हम CPT थ्योरम देखेंगे क्या होती है। हालांकि अभी तक ये जो CPT कंजर्वेशन कंबाइन ऑपरेशन अगर हम कर दें, C चार्ज कंजुगेशन, पेरिटी और टाइम रिवर्सल ऑपरेटर को एक साथ किसी स्टेट पे ऑपरेट कर दें, तो अगर कोई दो स्टेट इस स्टेट को चेंज करती है तो तीसरा ऑपरेशन उसको वापस उसी स्टेट में ले आता है, यही CPT थ्योरम है। इस CPT कंजर्वेशन लॉ का वोलेशन अभी तक किसी भी एक्सपेरिमेंट में नहीं देखा गया। पहले मैंने तुम्हें बताया था कि जो लास्ट अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ हमने लिखा था CP कंजर्वेशन लॉ, चार्ज कंजुगेशन और पेरिटी का कंबाइन ऑपरेशन, पहले ये यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ था, किसी भी एक्सपेरिमेंट में इसका वोलेशन नहीं देखा गया। लेकिन जब के मेसोन्स का डीके को ऑब्जर्व किया गया तो इसका डीके 2 मोड के थ्रू पॉसिबल था, हालांकि दूसरे मोड की प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी, हम उसको भी डिस्कस करेंगे।
तो लेकिन उसका डीके उस मोड में हो रहा था जहाँ पे इस सीपी का वोलेशन ऑब्जर्व किया गया, इसलिए इसको यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ की कैटेगरी से हटा के अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ की कैटेगरी में डाल दिया। और सीपीटी का अभी तक कोई वोलेशन नहीं देखा गया, इसलिए इसको यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ की कैटेगरी में रखा हुआ है। तो नेक्स्ट पार्ट अपना है वो अपने पास है अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ। ओके, तो इसमें मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना। आगे अगर हम देखें स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटॉन, मैंने तुम्हें बताया था कि प्रोटॉन एक स्टेबल पार्टिकल है, फ्री स्पेस में प्रोटॉन का डीके नहीं होता। तो जैसा कि हमने वो टेबल बनाई थी क्लासिफिकेशन वाली, उसमें हमने देखा कि बेरियंस फैमिली में सबसे पहला पार्टिकल प्रोटॉन था, क्योंकि बेरियंस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंजनेस, जिसमें न्यूक्लियॉन्स थे जो नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल थे और हाइपरॉन्स थे जो स्ट्रेंज पार्टिकल थे। तो जो न्यूक्लियॉन्स है उसमें पहला पार्टिकल प्रोटॉन और दूसरा पार्टिकल हमने न्यूट्रॉन लिखा था। और मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि वो जो हमने क्लासिफिकेशन किया था उसमें लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। इसका मतलब कि जो प्रोटॉन है इसका मास न्यूट्रॉन के मास से कम होगा। उसमें भी मैंने तुम्हें एक एक्सेप्शन बताया था, वो टाउ 1 का था। टाउ 1 इस सीरीज में यहाँ पे जो भी क्लासिफिकेशन में जितने भी पार्टिकल्स थे उनमें उसका सबसे हेवीएस्ट मास पार्टिकल था और जिसकी वैल्यू भी मैंने तुम्हें लिखवाई थी 1784 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। एनीवे, तो प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मास से कम है और बेरियन में पहला बेरियन प्रोटॉन ही है। तो अगर प्रोटॉन अनस्टेबल होता, प्रोटॉन अगर अनस्टेबल होता तो इसका डीके किस में होगा? प्रोटॉन अगर अनस्टेबल पार्टिकल है तो इसका डीके या तो होगा मेसॉन्स में या फिर लेप्टॉन्स में। टाउ 1 में तो होगा ही नहीं, क्योंकि टाउ 1 का तो मास सबसे ज्यादा है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ वोलेट हो जाएगा। तो मेसॉन्स में के मेसॉन्स है, पाई मेसॉन्स है, नीटा नोट है, इनके एंटी पार्टिकल्स हैं, वो हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन है, म्यूऑन है और एंटी न्यूट्रिनोज, न्यूट्रिनोज, इलेक्ट्रॉन म्यूऑन के एंटी पार्टिकल्स, इन सब में इसका डीके हो सकता है। लेकिन अगर प्रोटॉन का डीके मेसॉन्स और लेप्टॉन्स में हो तो उस केस में क्या होगा? इधर की साइड में प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन बेरियन है तो इसका बेरियन नंबर कितना होगा? 1। इसका बेरियन नंबर प्रोटॉन का कितना होगा? 1। अगर बेरियन नंबर कंजर्वेशन चेक करें तो बाकी के कंजर्वेशन लॉ ये फॉलो कर सकता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फॉलो कर सकता है। अगर मेसॉन्स और लेप्टॉन्स में डीके इसका होता है तो चार्ज कंजर्वेशन लॉ भी फॉलो कर सकता है, क्योंकि ऐसे पार्टिकल्स में इसका डीके कर देंगे कि चार्ज कंजर्वेशन लॉ फॉलो हो जाए। एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ भी फॉलो हो जाएगा। लेकिन लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ की बात करें तो प्रोटॉन अगर यहाँ पे है और इस साइड में कोई लेप्टॉन नहीं होगा, इस साइड में लेप्टॉन्स होंगे, तो लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ भी फॉलो हो सकता है। अगर लेप्टॉन और एंटी लेप्टॉन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ जाए तो लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ भी फॉलो हो सकता है। लेकिन बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ को देखें तो बेरियन नंबर कंजर्वेशन में यहाँ पे प्रोटॉन का डीके अगर मेसॉन्स और लेप्टॉन्स में होता है तो प्रोटॉन का बेरियन नंबर कितना होगा? +1, क्योंकि प्रोटॉन बेरियन है। मेसॉन्स और लेप्टॉन्स दोनों ही नॉन बेरियन है तो इनका जो बेरियन नंबर कितना होगा? 0। तो इस रिएक्शन का बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ वोलेट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन का डीके मेसॉन्स और लेप्टॉन्स में नहीं हो सकता। अगर इसका डीके मेसॉन्स और लेप्टॉन्स में होता है तो बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ वोलेट हो जाता है। और अगर इसका डीके बेरियंस में हो
तो बेरियॉन्स का मास, सभी बेरियॉन्स का मास, जितने भी बेरियॉन्स हैं उनका मास प्रोटॉन से ज़्यादा है। तो लो मास पार्टिकल के नॉट डीके इनटू हाई मास पार्टिकल, इसलिए प्रोटॉन का डीके बेरियॉन्स में तो हो ही नहीं सकता, साथ के साथ मेसॉन्स और लेप्टॉन्स में भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोटॉन है वो क्या है, स्टेबल पार्टिकल है, फ्री स्पेस में स्टेबल पार्टिकल। तो हम स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटॉन को एक्सप्लेन कर सकते हैं किसकी हेल्प से, बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ की हेल्प से। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से कंजर्वेशन लॉ के तहत हम प्रोटॉन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो कौन सा कंजर्वेशन लॉ होगा, बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ होगा। तो यहाँ तक हमने जितने भी यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ है सीपीटी थ्योरम को छोड़ के, उसको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जितने भी कंजर्वेशन लॉ है उनको हमने डिस्कस किया। उसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, और अगर कोई ज़्यादा ही डाउट है तो फ़ोन पे हम डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद क्वार्क मॉडल, जो हेड्रॉन्स मैंने तुम्हें बताए हैं वो क्वार्क से मिलके बने हुए हैं, तो क्वार्क मॉडल को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।